हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर अपना है काइनेमेटिक्स, यानी काइनेमेटिक्स को अदर फॉर्म में बताने जाऊं मैं तो क्या बोल सकता हूं, मोशन इन वन डायमेंशन। देखिए ध्यान से, पहली बात, अगर मैं काइनेमेटिक्स के बारे में बताऊं तो फिजिक्स का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टरों में से एक है, जिसके बिना फिजिक्स को अगर मैं बोलूँ 11th 12th JEE नीट या किसी भी एग्ज़ाम जो इंजीनियरिंग फील्ड या मेडिकल फील्ड में हो सके तो इसके बिना आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स में जो आज का अपना लेक्चर रहेगा मेनली बेसिक के ऊपर रहेंगे। जितने बेसिक पैरामीटर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको। एंड उसके बाद देन नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में आगे उसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं। देखिए, काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, तो काइनेमेटिक्स का मीनिंग ये होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द मोशंस। जो मतलब मान लीजिए हमने बोला कि पार्टिकल अपने पास यहाँ पर है, कोई पार्टिकल अपने पास है, ये कार्ट वगैरह बोल सकता हूँ मैं, और मूव कर रही है। मैंने बोला स्टार्टिंग में इसकी रफ्तार कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है। और बाद में क्या बोला, किसी टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद जो इसकी रफ्तार है वो 20 हो गया। तो मैंने बोला कि 100 से 20 हो गया। तो मैंने बोला कि जब 100 से 20 हुआ तो 100 से 20 होने में इसको टाइम कितना लगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बोला कि 100 से 20 जाने में इसने कुछ ना कुछ ब्रेक अप्लाई किया होगा, और जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो उसका कुछ ना कुछ रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है, एक होता है अपने पास एक्सेलरेशन जो स्पीड को बढ़ाए, दूसरा अपने पास होता है रिटार्डेशन जो स्पीड को कम करे। तो रिटार्डेशन कितना होगा, ए का वैल्यू कितना होगा, ये बात है। टाइम कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तीसरी बात अपने पास ये हो सकता है कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो इसने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये सारे बातें। अगर आप इन सब के बारे में मालूम करना चाहें तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। यानी कहने का मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जो आपको ये बताए, जो मोशंस के बारे में बताए कि मोशंस कैसे हो रही है, जब मोशंस हो रही है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है, ये वगैरह दिस दैट। अब मैंने ये बोला कि फिजिक्स के बारे में बहुत सारे फिजिक्स होते हैं, काइनेमेटिक्स होता है, क्वांटम फिजिक्स होता है, बहुत सारे होते हैं। अभी हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में आते हैं। अगर मैं काइनेमेटिक्स के बारे में बताऊं तो मेनली काइनेमेटिक्स के मोशंस के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है अपने पास रेक्टिलिनियर, दूसरा अपने पास होता है प्रोजेक्टाइल, एंड तीसरा क्या होता है अपने पास, रिलेटिव मोशंस। बराबर, पहला क्या बोला मैंने फिर से, रेक्टिलिनियर मोशंस, सेकेंड वन इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड थर्ड वन इज द रिलेटिव मोशंस। अब इन सब के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताता आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर मैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बताऊं, रेक्टिलिनियर मोशंस, तो यहां पर आप एक मीनिंग निकाल सकते हैं, लीनियर मोशंस। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर मोशन। जो मोशंस, किसी भी पार्टिकल्स का वो मोशन जो स्ट्रेट फॉर्म के अंदर मूव करे। अगर मान लिया मैंने बोल दिया अपने पास ये पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स मतलब हम कार्ड फॉर्म में लेंगे, और ये पार्टिकल स्ट्रेट मूव करते जा रहा है, तो ऐसा जो भी मोशंस होगा उस मोशंस का मीनिंग क्या होता है अपने पास, रेक्टिलिनियर मोशंस। नेक्स्ट लेक्चर में सारे सारे बताऊंगा मैं आपको। दिस इज द रेक्टिलिनियर मोशंस। क्लियर है यहाँ तक, बराबर ना। दिस इज द रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड क्या बोला मैंने, सेकंड वन इज द प्रोजेक्टाइल मोशंस। ये इस चैप्टर को जब मोशन इन 2D पढ़ाएंगे हम आपको, तो इसको अलग से बताऊंगा मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए बताता मैं आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग ये होता है, अगर अपने पार्टिकल्स को फेंका, मान लीजिए किसी पॉइंट पी से फेंका, कोई पार्ट अपने पास पॉइंट पी है, और पार्टिकल, आपने इस पार्टिकल्स को, कोई पार्टिकल अपने पास, ये कुछ भी स्टोन वगैरह हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, अगर आपने पार्टिकल्स को यहाँ से फेंका, तो जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया, इस मोशंस को क्या बोलते हैं अपने पास, इस मोशंस का नाम क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ध्यान सुनिए, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान में क्या होता है कि जो अपने पास एक इक्वेशन बनता है, एक एक लाइन बनता है, जिसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। पहला क्या होता है, अगर मैंने पार्टिकल्स को मान लो यहाँ पर ए मान लिया और मैंने यहाँ पर बी मान लिया, तो पार्टिकल्स को ए से बी में जाने में टाइम कितना लगे। दूसरी बात, पार्टिकल्स कितना हाइट तक आया होगा। एंड तीसरी बात क्या बोला मैंने, पार्टिकल्स ने कितना रेंज कवर किया, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। यानी अगर आपने टाइम निकालना हो चाहा कि ए से बी जाने में टाइम कितना लगा, दूसरा क्या बोला मैंने कि हाइट कितना हो सकता है, जब पार्टिकल मोशंस कर रही है तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। एंड थर्ड क्या बोला मैंने कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना हो सकता है, फ्रॉम ए टू बी, इसको बोलते हैं रेंज। अगर आप इन सब के बारे में मालूम करना चाहें तो जब अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा मोशन इन 2D, उसके अंदर हम सब बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशंस बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है, नेक्स्ट इज द रिलेटिव मोशंस। रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान सुनिए। रिलेटिव मोशंस,
अगर मैं रिलेटिव मोशन के बारे में बताऊं तो इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो कि दो व्हीकल से, एक व्हीकल अपने पास ये है और एक व्हीकल ये है, मैंने ये बोल दिया, मैंने इस व्हीकल का नाम ए रख दिया और इस व्हीकल का नाम मैंने बी रख दिया। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो अपने पास ये व्हीकल है ये 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से, जबकि ये व्हीकल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। अब मैंने ये बोला कि मान लो कि यहाँ पर कोई आदमी बैठा है, इसके अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है, ऐसे बोल दिया मैंने, और इसके अंदर भी कोई पर्सन बैठा हुआ है। तो इसने ये देखा कि इसके रिस्पेक्ट में, ये दोनों के रिस्पेक्ट में, सिंपल सी बात है और लेता एग्जांपल, और मैंने बोला एक आदमी नीचे बैठा हुआ है, तो जो नीचे बैठा है इसको मैंने बोला ग्राउंड फ्रेम बोल दिया, ये ग्राउंड फ्रेम मैंने इसका नाम रख दिया, ऐसे बोल दिया मैंने। तो मैंने ये बोला कि ये जो गाड़ी आगे की तरफ जा रही है ए और ये बी तरफ जा रही है, तो इसको क्या लगेगा, बी को क्या लगेगा कि ये जो गाड़ी अपनी है ए वाली सामने वाली, उससे बस 20 किलोमीटर तेज चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे क्या तेज चल रहा है, इसको ऐसा लगेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है, जो ग्राउंड फ्रेम पर आदमी बैठा हुआ है उसको क्या लग रहा है कि नहीं ये गाड़ी जो है ना ये 100 से लग रही है। कभी कभार एग्जांपल हमारे लाइफ में भी होता है, ट्रेन होती है, मान लीजिए ट्रेन से, दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये और एक ट्रेन अपने पास ये है, एक को मैंने ए मान लिया और एक को मैंने बी मान लिया, और इसको मैंने क्या बोला कि इसका रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है, बाद में क्या बोला मैंने, दूसरा कितना बोला मैंने 80 किलोमीटर पर आवर है। तो अपने को क्या लगता है कि हाँ ये जा तो रही है, अपने से फास्ट जा रही है, लेकिन कम फास्ट जा रही है, कितना कम फास्ट जा रही है, मैंने बोला 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आप डिफरेंस यहाँ पर मालूम कर पा रहे हैं, रिलेटिव का मीनिंग ही क्या होता है, डिफरेंस, मतलब मोशंस में डिफरेंस कितने आ रहा है, उस मोशंस को बोलते हैं रिलेटिव मोशन बोलते हैं, बराबर है ना। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर अगर मैंने बोला कि इसका वी ए बोल दिया और इसको मैंने वी बी बोल दिया, तो इसको बोल सकता हूँ कितना, वी ए बी बोल सकता हूँ, इसका मीनिंग क्या, वी ए माइनस बी बोल सकता हूँ, ऐसा मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी का, ऐसा बोल दिया मैंने, मतलब इसको 20 कम दिखेगा बस कि नहीं, लेकिन एक्चुअली में 100 है। अगर आप दोनों के बारे में मालूम करना चाहें कि कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशंस, क्लियर है ना। और एग्जांपल बता सकता मैं आपको, मान लीजिए अपने पास एक दूसरी ऐसा बोल दी एग्जांपल के फॉर्म के अंदर, एक कार्ट है, ये इसका रफ्तार कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरा क्या बोल दिया मैं, दूसरा रफ्तार कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने बोला कि दोनों के बीच का रिलेटिव कितना है, तो 5 का, देखो 5 10 से 5 आ रहा है, 10 से 5 आ रहा है या 5 से 10 आ रहा है, ऐसे बोल रहे हो, तो 5 का डिफरेंस है। जो डिफरेंस मालूम कर पा रहे हैं इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आई होप चीजें आपको समझ पा रही होंगी, रिलेटिव वेलोसिटी, बराबर है ना, ओके। आगे चलते हैं, अभी तक यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वहां तक क्लियर हुआ अपना बात। नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस हो सकती है। ध्यान सुनिए, अगर बेसिक बातें बताऊं, अगर आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बताऊं तो ध्यान सुनो, यहाँ पर डिस्टेंस लिख दिया और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। पहली बात जो सबको आनी चाहिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बताऊं तो पहला पॉइंट क्या होता है, ये अपने पास होता है स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, जबकि अपने पास ये वाला क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब प्रश्न अपने पास ये होता है कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अगर मैं स्केलर के बारे में बताऊं तो जिसको सिर्फ आप स्केलिंग कर पाए, स्केलिंग मतलब क्या, जिसका सिर्फ आप मैग्नीट्यूड निकाल पाए, ना कि डायरेक्शंस। जैसे मैंने बोल दिया कि रास्ता है, बहुत सारा रास्ता है, आप जा रहे हैं, किधर घूमना है किधर मुड़ना है आपको कुछ नहीं मालूम, तो उसको बोलते हैं क्या, वनली मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या बोला, वनली कंसिस्ट्स स्केलिंग, मतलब इसके अंदर सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन इसके अंदर ना हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन प्रेजेंट हो ही नहीं। जबकि अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताऊं तो वेक्टर में ये बोल सकता हूं कि जो अपने पास इसके अंदर क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, और बाद में क्या बोला मैं, डायरेक्शंस भी हो, मतलब दोनों के दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, इसको क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, जबकि वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात क्लियर है यहाँ तक, बराबर। दूसरी बात क्या हो सकती है भाई, दूसरी बात ये हो सकती है एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर, दूसरी बात मैंने ये बोल दिया, अगर मान लो, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, बराबर। यहाँ देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमने एक ग्राफ से या कुछ एग्जाम्पल समझाना चाहता मैं आपको,
यहां पर मैंने बोला कि ये जो घर है अपने पास है, ये राम का घर है, ये श्याम का घर है, और ये मोहन का घर है। यहां पर बोल दिया, ये मोहन का घर बोल दिया मैंने, मोहन का घर बोल दिया। इन सबका अलग अलग कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया। जो इसका कोऑर्डिनेट है मैंने क्या बोला, इसका कोऑर्डिनेट को मैंने ए मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने बी मान लिया, जबकि इसके कोऑर्डिनेट को मैंने सी मान लिया। ऐसे बोल दिया मैंने, बराबर है क्या? अब मैंने ये बोला कि राम को मोहन के घर पे जाना है, राम को मोहन के घर पे जाना है। तो राम को मोहन के घर पे जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है भाई, एक रास्ता ऐसे है अपने पास। पहले राम क्या करेगा, दो रास्ते हैं, मैंने रास्ता नंबर 2 बोल दिया, रास्ता, ठीक है, हिंदी लिखूंगा थोड़ा सा, रास्ता बन। पहले क्या करेगा, ये राम श्याम के घर पे जाएगा, राम श्याम के घर पे गया, बराबर हुआ, यहां से यहां गया, पहली बात ये गया। दूसरा क्या गया, श्याम से फिर मोहन के घर पे गया, श्याम से क्या गया, मोहन के घर पे गया। ये रास्ते मिल गए आपको, पहला रास्ता ये हुआ। दूसरा क्या बोला, रास्ता नंबर 2 क्या बोला मैंने, रास्ता नंबर 2 ये बोला कि पहले राम, भाई इंग्लिश हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है तो उसमें क्या है क्या नहीं, कुछ बोलना नहीं उसमें। राम पहले श्याम, पहले राम यहाँ से ये गया, पहली बात। दूसरा क्या हो सकता है कि राम डायरेक्ट श्याम मोहन के घर पे जाएगा, राम डायरेक्ट क्या जाएगा, मोहन के घर पे जाएगा। तो अगर मैं आपसे लॉजिकली बातें पूछूं कि अगर राम को मोहन के घर पे जाना है तो पहले राम श्याम के घर पे गया, फिर बाद में मोहन के घर पे गया, तो मतलब ये डिस्टेंस हुआ। बाद में क्या बोला मैंने कि राम जो अपने पास है डायरेक्ट ना श्याम के घर पे गया, डायरेक्ट क्या गया, मोहन के घर पे गया, ये वाला। अगर मैं इसको D2 बोल दूं और इसको मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा कितना, D1 बोल दूं। अगर बेसिकली सिंपल से बातें पूछूं कि कौन सा बड़ा है, D1 बड़ा होगा या D2 बड़ा होगा, मतलब जल्दी कहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं इसको। तो मैंने क्या बोला कि D1 बड़ा है, D2 छोटा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि आपने बताया क्यों। तो मैंने जब D1 D2 के बारे में बताया तो D1 का मतलब क्या, D1 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है एक्चुअली कभी कभी बराबर भी होते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन जनरली 99% केस के अंदर जो बड़ा होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं और जो छोटा होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सेकंड बात है क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, इसको क्या बोल सकता हूँ, शॉर्टेस्ट फॉर्म। ये क्या होता है अपने पास, शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। और बाद में क्या बोला मैंने, ये क्या होता है अपने पास, दिस इज द लॉन्गेस्ट, ये थोड़ा इससे लंबा होता है, बराबर है ना, हमेशा नहीं लेकिन एक्चुअल। आप इसको एक्चुअल लेंथ बोल सकते हो, जो लेंथ होगा अपने पास वो एक्चुअल लेंथ बोल सकते हो, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, जबकि अपने पास डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर समझना चाहें फिर से एक बार आप, कभी कभार ध्यान सुनो, कभी कभार क्या मिसकंसेप्शन अपने पास क्या होती है कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में क्या बोला मैंने, इस सर्कल में मैंने अलग अलग पॉइंट्स माने, एक पॉइंट को मैंने ए मान लिया यहाँ पे, जबकि दूसरा पॉइंट मैंने बी बोल दिया यहाँ पे, बराबर है। मैंने यहां से ये बोला कि पार्टिकल्स कोई भी अपने पास मान लो रेसर है, धावक बोलते हैं हिंदी में, उसको ए से बी पे जाना है। तो ए से बी के जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है भाई, रास्ता नंबर 1 अपने पास ये है कि सीधे यहां से यहां चला जाए, बराबर है, रास्ता नंबर 1 हो गया, इसको R1 बोल दूंगा, रास्ता नंबर 1। दूसरा क्या हो सकता है, डायरेक्ट ए से बी चला जाए, इसको रास्ता 2 बोल दूंगा मैं। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसका डिस्टेंस D1 बोल दिया और इसका डिस्टेंस मैंने D2 बोल दिया, यहां से लेकर यहां तक, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो सिंपल लॉजिक सोच के बताइए कौन सा बड़ा होगा। अगर मैं आपको ही बोलूं कि आप कवर करो ए से बी, तो आप बोलेंगे ना भाई हमको शॉर्टकट जाना है, उतना एनर्जी क्यों वेस्ट करूंगा मैं। तो मैंने क्या बोला कि D1 बड़ा है, D2 छोटा है। तो इस केस में बोल सकते हैं कि जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, दिस इज नोन एज डिस्टेंस, और जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर थोड़ी सी हुई होंगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस में यही बोल सकता, यहाँ तक जो चीज़ें हो सकती है मैं यहाँ तक बोल सकता। क्लियर है यहाँ तक, एक बार देख लो, बराबर है। अभी इसके बारे में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितने निकालते हैं, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन काइनेमेटिक्स के बारे में देना चाहता था, तो क्या हो सकते थे और क्या हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने ये बोला, अगर लाइन पूरा का पूरा अपने पास स्ट्रेट है भाई, यहाँ को इसको मैंने पॉइंट ए मान लिया और यहाँ के पॉइंट को मैंने बी मान लिया, कोई टर्निंग नहीं, कोई फ्लेक्सिंग नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रेट है। अब मैंने ये बोला कि किसी भी पार्टिकल्स को एग्जांपल के फॉर्म के अंदर ही मानो या क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर ही मानो, ताकि आपकी बेसिक बातें क्लियर हो जाए। अगर मैंने बोला ए से बी जाना है, तो पार्टिकल्स को अगर ए से बी जाना है तो कितने रास्ते हो सकते हैं। पहली बात भाई, यहाँ से रास्ता, इधर जो ब्लैक दिख रास्ता नहीं है, पूरा स्ट्रेट है, तो क्या करेगा, सीधे यहाँ से ही जाएगा, बराबर है। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, जैसे यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक जा सकता है ऐसे, एक जा सकता है ऐसे,
और एक जा सकता है ऐसे, तो ये तो और ये दोनों बराबर ही होंगे, तो मैंने सिर्फ एक ही का लिखा। तो अगर मैंने बोला तो इस दोनों केस के अंदर अपने पास डी ही होगा, ना अलग ना कुछ भी। तो जब भी अपने पास ऐसे कंडीशन बने तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो आप यहां से नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, डिस्टेंस क्या बोला मैंने, मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना पहली बात, डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखने का बात। ये जो केस होती है ना, हमने ये लिखा, ये 99% के अंदर होती है, जबकि ये क्या होता है 1% के अंदर होता है, जब केस अपने पास ऐसा बने। क्लियर है ना। अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ आपको बताऊँ, मैं आपको सिंपल सा 2 मिनट टाइम दीजिए मेरे को, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ तो मैंने क्या बोला, आप दोनों केस को अगर आप मिक्स करके लिखना चाहते हैं तो डिस्टेंस क्या बराबर भी होता है और इससे बड़ा भी होता है। तो मैं नोट करके एक पॉइंट और लिख सकता हूँ, ध्यान रखना इसको, कि जो अपने पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन हमेशा वैलिड होगी। दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन, ये क्या अपने पास है एक्चुअल डिफरेंस किसके बीच में है, ये हमेशा अपने पास 100% श्योर होगा। अगर कोई डिफिनेशन पूछे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है ना। तो बेसिक डिफरेंस बताया मैंने, पहला क्या बताया, डिस्टेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, जबकि वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। बाद में मैंने उनके मैग्नीट्यूड फॉर्म के बारे में बताया कि ये शॉर्ट फॉर्म में होता है, ये लॉन्ग फॉर्म होता है, बराबर है ना। और चीज़ें बोल सकता मैं इसके बारे में, अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बताऊँ, अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बताऊँ तो यूनिट क्या होता है इसका, मीटर होता है, सही है। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो ये भी क्या होता है अपने पास, मीटर होता है, दोनों का मीटर होता है। डिफरेंस तो वह नहीं लेकिन सिमिलर बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, और बराबर है। आगे चलते हैं। तो अपने पास बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आते हैं हमने बता दिया। नेक्स्ट अपने पास आता है वेलोसिटी एंड स्पीड, बराबर, ध्यान सुनिए, वेलोसिटी एंड स्पीड, ध्यान सुनो। अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बताऊं, अगर मैं स्पीड के बारे में बताऊं, दोनों के बारे में अलग अलग पॉइंट लेता मैं। तो पहली बात, जो वेलोसिटी अपने पास होते हैं इसका मीनिंग क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकाला आपने, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उसको बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला स्पीड के बारे में, ये क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस बोल दिया मैंने, और नीचे पे क्या बोला मैंने, टाइम बोल दिया। जो अपने पास ये वाली होती है, मैंने क्या बताया स्केलर वेक्टर के बारे में, ध्यान सुनो। अगर मैं स्केलर वेक्टर के बारे में जाऊं तो मैंने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी थी, भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी, ये वो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे टाइम तो अपने पास स्केलर होते हैं, तो टाइम का यहाँ पर कुछ रोल है नहीं, बिकॉज टाइम दोनों जगह कॉमन है। यहाँ भी क्या होगा अपने पास, दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, तो ओवरऑल क्या बराबर है स्केलर क्वांटिटी बन गया, सही है ना, ओके बराबर। बाद में क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, जो इसका यूनिट अपने पास क्या आएगा, ये क्या आएगा देखो अपने पास डिस्प्लेसमेंट मीटर और टाइम सेकेंड, तो क्या बोल सकता हूँ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये मैं बातें बोल सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है ना। सिंपल सा एग्जांपल, अब इनके बीच में मैंने बताया तो कुछ डिफरेंस एग्जांपल से क्लियर करना पड़ेगा आपको, तभी जाके समझ में आएंगे आपको क्या है क्या नहीं। ध्यान समझिए एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर, मान लो कि मैंने यहाँ से ऐसे बोल दिया कि ये पार्टिकल्स अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है और मैंने इसको ए बोल दिया और बी बोल दिया, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया, यहाँ से एक्स बोल दिया। तो एक आदमी है, मान लो कंडीशन अपने पास ये है कि कोई भी अपने पास एक पर्सन है, वो ए से बी जाता है पहले, फिर बाद में घूम के इसके पास आ जाता है, बराबर है ना। मैंने फिर से क्या बोला ध्यान सुनिए, ए और बी अपने पास स्ट्रेट लाइन है, कोई पार्टिकल से, कोई आदमी है, कोई ऑब्जेक्ट भी, कुछ भी हो सकता है, पहले ए से बी के पास जाता है, पहला केस ए से बी गया और बाद में फिर बी से ए के पास आ गया, तो स्पीड कितना आएगा और वेलोसिटी कितना आएगा। पहली बात अगर वेलोसिटी के बारे में बताऊं मैं, तो कितना हो सकता है वेलोसिटी अपने पास, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये सारे चीज़ें बाद में कवर करेंगे, तो अभी कंफ्यूजन नहीं होने का आपको, बस बेसिक बता रहा हूँ उसके बारे में ताकि आपको आइडिया कुछ मिल जाए। डिस्प्लेसमेंट ए से चालू किया फिर ए के पास आ गया, मैंने बोला कि मान लो अपने पास ये लाइन है, यहाँ चालू किया फिर यहाँ पर आ गया, तो जीरो हो गया ना वहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट फॉर्म, यहाँ पर गया मैं और फिर यहाँ पर आ गया, शॉर्ट फॉर्म जीरो हो गया वो, तो ये जीरो बोल दिया मैंने। और टाइम जो भी होगा अपने पास जीरो, तो जीरो हो गया। वही अगर मैं स्पीड के बारे में बताऊँ
तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस। और बाई कितना, टाइम। टाइम गिवन नहीं है, टाइम निकाल लेंगे अलग अलग। डिस्टेंस के बारे में देखो, डिस्टेंस मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं, जो एक्चुअल लेंथ है। यहाँ से यहाँ गया, पहले एक्स हुआ, फिर यहाँ से आया एक्स, एक्स प्लस एक्स कितना, 2x। और बाई कुछ ना कुछ टाइम देंगे आपको तो ये निकालेंगे अपन, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम बेसिक डिफरेंस बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। क्लियर है यहाँ तक, बराबर। ओके, आगे स्लाइड में आते हैं भाई। बराबर। अब आते हैं अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? अगर मैं इंस्टेंटेनियस के बारे में बताऊं तो इसका मीनिंग ये होता है काफी कम टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए कि कोई भी बॉल है और ये बॉल मूव कर रही है किसी भी रफ्तार के साथ, v के साथ, तो मैंने ये बोला कि इसका रफ्तार हमने जूम किया कितना है, कुछ ना कुछ दिया होगा, x मीटर पर सेकेंड। कब मूव किया, t इक्वल टू कितना पर, 4 सेकेंड में मूव किया मैंने, ऐसा मान लीजिए। टाइम 4 सेकेंड भी बड़ा होता है। अगर मैं इसका स्पीड t इक्वल टू लगभग 0.00001 सेकेंड में मालूम करना चाहता कि इस सेकेंड में क्या होंगे रफ्तार, अगर आपने मालूम करने में सक्षम है तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर लिखाना चाहूँ मैं तो मैंने ये बोला कि जो अपने पास v आता है, v इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, dx/dt। अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें काम चालू हो गया। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया मैंने, dx/dt। तो d/dt इसका मीनिंग क्या हुआ, और यहाँ पर मैंने x बोल दिया, इसका मीनिंग ये हुआ, ध्यान सुनिए। अगर मैं इसको वर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैंने ये बोला, इसको बोलते हैं x, मतलब हमेशा x का जो नोटिफिकेशन आएंगे फिजिक्स में, ध्यान रखो, x का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं वही बताऊँ आपको किसके बारे में, v के बारे में, v फॉर वेलोसिटी होता है। अगर मैं a के बारे में बताऊँ तो a का मीनिंग क्या होता है, a फॉर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन। अगर मैं आपको ये बेसिकली f का मीनिंग फोर्स होता है, इसे मालूम होना चाहिए आपको, ये सब आप 9th-10th में पढ़ के आ चुके होंगे। इसका मीनिंग dx/dt, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन। तो मैंने ये बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप वो निकाले, डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की बात है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज किया डी फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है साथियों, बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपने बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम में निकालना सीख गए, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्लियर है ना, दिस इज द दिस, इसको बोलते हैं क्या, दिस इज द v इक्वल टू dx/dt। क्लियर यहाँ से, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब बताया मैंने कि टाइम लगभग जीरो के बराबर होगा। अगर आप उस टाइम पर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने में सक्षम हुए, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और क्या बोल सकते हैं इसको, कभी कभार एक्सेलरेशन के फॉर्म के अंदर भी आता है, तो मैं थोड़ा सा आपको फील करना चाहता। वैसे मैं इन सारे लेक्चर को सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ सेपरेट वीडियो के अंदर। अगर मैं बोलूँ एक्सेलरेशन के बारे में तो वो क्या होता है अपने पास, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है भाई, ए इक्वल टू कितना बोलते हैं अपने पास, वेलोसिटी बाई टाइम। मतलब वेलोसिटी किस टाइम से चेंज हो रहा है, बराबर है क्या, टाइम बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मैंने बोला कि टाइम बढ़ा रहा हूँ मैं और वेलोसिटी बढ़ रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, एक्सेलरेशंस। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशंस, मतलब इसकी रफ्तार बढ़ रही है। एग्जांपल के फॉर्म के अंदर मान लो t इक्वल टू 1 है तो v इक्वल टू कितना बोला, 10 मीटर पर सेकेंड। बाद में क्या बोला कि t इक्वल टू 2 बोल दिया, v कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड भाई। और क्या बोला, t इक्वल टू 3 बोल दिया तो v कितना बोला, v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, यहाँ से इंक्रीज 10 का किया और यहाँ से क्या 10 का किया। जब भी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट की रफ्तार टाइम के साथ बढ़े, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। सिंपल से एग्जांपल, गाड़ी के देखते हैं स्लेटर ने ऐसे घुमाते हैं अपन, घुमाने के बाद क्या स्पीड 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 भी हो जाता है कभी कभार, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। बाद में क्या बोल सकता हूँ, टाइम बढ़ने के साथ अगर मान लो वेलोसिटी अपने पास घट रही है, इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक मिनट, हाँ, डी एक्सेलरेशन आप इसको बोल सकते हैं, दिस इज द डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। एग्जांपल के फॉर्म के अंदर अगर t इक्वल टू 1 है अपने पास और v कितना बोला मैंने, 100 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेज था। t इक्वल टू 2 पर कितना आ गया, 90 आ गया। एंड t इक्वल टू कितना बोला, 10 पे, मतलब बीच में कुछ टाइम होंगे और स्पेंड हुआ होगा और वहाँ पे जीरो हो गया। जैसे गाड़ी में क्या होता है, ब्रेक मारते हैं अपन, गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है, आपने ब्रेक मारा, धीरे 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 क्या गाड़ी रुक जाती है। तो रुकती क्यों है, ड्यू टू एक्सेलरेशन। वहाँ ब्रेक लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, बाद में बताऊंगा सारी चीजें आपको,
उसको क्या बोलते हैं एक्सलेशन। ये क्या होता है हमेशा, अगर इसको ए लिखा तो ए क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, जबकि ये क्या होता है अपने पास ए इक्वल टू निगेटिव होता है। ये बात ध्यान रखने का, ए पॉजिटिव होता है और ए क्या होता है निगेटिव। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्सलरेशंस एंड डी एक्सलरेशंस। वहीं अगर मैं बताऊं इसके बारे में, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे ही एक्सलरेशन के बाद क्या हो सकते हैं अपने पास, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन हो सकते हैं, एक्सलरेशंस। इसका मीनिंग क्या हुआ, वही बात है अपने पास कितने कम टाइम में, जैसे मैंने बोल दिया कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, प्रत्येक सेकेंड पे, जब टाइम अपने पास 1 सेकेंड है तो रफ्तार कितना v से 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। तो वैसे ही मैंने बोला कि जब t अपने पास 0.0001 सेकेंड है तो v कितने रफ्तार से बढ़ेगी, हर एक टाइम पर अपना ना t इक्वल टू 1 पे इतना है, t इक्वल टू 2 पे कितना बोल दिया मैंने, t इक्वल टू पे कितना बोला, b इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड बोल दिया मैंने, और कितना बोला कि जब t इक्वल टू 3 है तो v कितना बोला मैंने, 30 मीटर पर सेकेंड है। ये ऐसे ऐसे मैंने बोल दिया। तो वैसे मैंने ये बोला कि जब t इक्वल टू 0.0001 है तो v कितना आएगा। अगर आप निकालने में सक्षम होते हैं तो ऐसे एक्सलरेशंस को क्या बोलते हैं अपन, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशंस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो a इक्वल टू कितना होता है अपने पास v बाई टी, लेकिन यहाँ पर क्या dv बाई dt, ये मालूम होना चाहिए। फिर से एक बात, वही बात है, वही एक्सप्रेशन, a इक्वल टू कितना बोला मैंने, d बाई डी ऑफ t बोल दिया, और यहाँ पर क्या v बोल दिया। ये अपने पास v फॉर वेलोसिटी। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी किस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी किस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर आपने जो भी निकाला उसको बोलते हैं एक्सेलरेशंस। ध्यान से रखो, अगर a अपने पास लो होता है, अगर अपने पास ये पॉजिटिव आ गया और अपने पास ये निगेटिव आया, अगर पॉजिटिव आया तो क्या बोलेंगे, इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, जबकि अगर निगेटिव है तो क्या बोलेंगे, इसको डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशंस एंड डी एक्सेलरेशंस। क्लियर है यहाँ तक। एक बार देख लो इसको। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता कि सारे चीज़ को वर्क करेंगे आप, एक वीडियो देखकर जज नहीं करने का कि नहीं आपने कुछ तो इसमें बेसिक बात हमको आती है, ये बताया। पहला वीडियो बस इसलिए कि चीज़ें आपको आती नहीं आती हम ये लेकर नहीं चलते, हम जनरली ये लेकर चलेंगे कि चीज़ें आपको ठीक ठाक है मॉडरेट लेवल तक। तो ये बताना मेरे को मुझे कंपलसरी लगा, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो आगे देखता मैं और क्या था, यहाँ तक तो क्लियर है ना। ओके, छोटा सा वीडियो रखेंगे आज का ताकि ज़्यादा आपको बोरिंग ना लगे। बराबर है, तो ये अपने पास ही हो गया। अगर देखो सिंपल सी, अगर इसके बारे में बताऊं, आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये सब पढ़ा होगा आपने ना, ये कैसे होते हैं। तो ये जो फार्मूला अपने पास एक्चुअली वहाँ से आता है। अगर a इक्वल टू कितना बोला, डी वी बाई डी टी, अगर मैं इसका बताऊँ इसके बारे में, ये आपको बताया मैंने जस्ट अभी आपको, इस इक्वेशंस को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा भी इंटीग्रेशन का नॉलेज होगा तो a इंटू डी टी बोल दिया मैंने, और यहाँ पर कितना डी बोल दिया मैंने। वैसे लेने वाले हम भी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स इन द फिजिक्स, यहाँ पर ऐसे बोल दिया। ये अपने पास क्या किया, पहली बात देखो कंफ्यूज नहीं होने का भाई, यहाँ पर मैंने ऐसे बोला कि जो अपने पास a इक्वल टू कितना बोला, डी बाई डी टी बोला, तो a इंटू डी टी कितना आएगा अपने पास, डी आएगा ना, डी आएगा। ये अपने पास एक इक्वेशन बना। ये डी जब भी यूज होगा अपने पास काफी कम चीजों के लिए, काफी कम चीजों की एग्जांपल के फॉर्म के अंदर। मान लो कि अपने पास एक व्हीकल्स है, ये व्हीकल बोल दिया मैंने, यहाँ पे जब टाइम t इक्वल टू 0 था, जब हमने ऑब्जर्व किया, देखना चालू किया, तो उसकी रफ्तार क्या माना मैंने, u मान लिया। कुछ टाइम t इक्वल टू t के बाद इसकी जो रफ्तार क्या अचानक से चेंज हो गई, जब t इक्वल टू कितना t आया तो इसकी रफ्तार कितनी v आ गई, यहाँ बोल दी मैंने। और मैंने ये बोला कि u से v बड़ा है, तो जब भी वेलोसिटी बढ़े उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बस एक ही फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। अगर आप एक्सेलरेशन नहीं लगाएंगे तो पार्टिकल की रफ्तार बढ़ने वाली नहीं है। अगर मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड पहले था तो बाद में 10 मीटर पर सेकंड रहेगा। 10 को 20 में कन्वर्ट करना है तो आप रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये बोल दिया मैंने। तो मतलब क्या बोला, ये भी आ रहा है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, तो मैंने ये बोला कि ये अपने पास एक इक्वेशन बना, काफ़ी छोटा सा इक्वेशन बना इसको। अगर मैं इसके बारे में रिलेशन निकालना चाहता हूँ तो मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया, a इंटू डी टी बोल दिया, और यहाँ से क्या डी वी बोल दिया। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि जब t इक्वल टू 0 हो गया, जब टाइम 0 है तो रफ्तार कितना u बोल दिया मैंने, और जब टाइम अपने पास t है, t इक्वल टू टी, रफ्तार कितना माना, v मान लिया, मैंने मान लिया होगा कि टाइम t के बाद रफ्तार इसका v आ गया, ऐसे बोल दी। अगर ये अपने पास बना, हमने ये बोला कि जो अपने पास एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट है, ये क्या अपने पास है, कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, मतलब बढ़ रहा है नहीं, मतलब ना घट रहा है, सिमिलर है। हमने गाड़ी को इतना करके छोड़ दिया,
हर एक सेकेंड में मान लो पहले 10 था, बाद में 20 हुआ, बाद में 30 हुआ, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, मतलब वैसे बढ़ता जा रहा, ना घटेगा ना 10 से ज़्यादा बढ़ेगा, 10 ही बढ़ेगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो जब भी अगर आपको थोड़े मोड़े मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इंटीग्रेशन आने चाहिए। तो मैंने बोला ये अपने पास कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दूं मैं, ओके बाहर निकाल दिया, इसको मैंने dt बोल दिया। कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर t इक्वल टू 0 बोल दिया मैंने, और यहाँ पर t इक्वल टू क्या बोला, t बोल दिया। यहाँ पर देखो dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, v। ध्यान रखना भाई, हम बताएंगे, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से a बोल दिया और dt कितना t आएगा, तो यहाँ से कितना 0 t, और यहाँ से कितना v। अब ये अपने पास जो इंटीग्रेशन बन रहा है इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस। इसमें अपर लिमिट v पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट u पुट करेंगे। अगर बाद में लिखना चाहे तो मैंने क्या बोला, a बोल दिया, अपर लिमिट t माइनस 0 और कितना v माइनस u, तो यहाँ से at लिख दिया इक्वल टू कितना v माइनस u। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस at। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास आया v इक्वल टू यू प्लस at एक्चुअली यहाँ से आता है। इसको सॉल्व करने का बहुत तरीके हैं, आप ग्राफ से ही बना सकते हैं इसको, जैसे जूनियर क्लासेस के अंदर 9th क्लास के अंदर ग्राफ सॉल्व करते थे, हम अभी 11th में आ चुके हैं, तो आपको मैंने इस वे से पढ़ाया। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें लगे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस। थैंक यू एवरीवन। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सारी चीज़ करके देने वाले। और हाँ, केमिस्ट्री के जितने फिजिकल्स के पार्ट हैं वो सारे करके दूंगा मैं आपको। ओके, थैंक यू।